लास्ट लेक्चर बुलिश इनगल्फिंग पढ़ा था और आज पढ़ेंगे बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, ये दोनों पैटर्न सेकंड कैंडल वाले हो जाएंगे आज कंप्लीट। ठीक है, कल ज़्यादा कुछ नहीं, सेम ही है उसके जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना सा है कि ये जो बियरिश इनगल्फिंग बनता है वो बनता है एक अप ट्रेंड के टाइम पे, जब स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा होता है उस टाइम पे बियरिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन होता है और ये एक पोटेंशियल रिवर्सल लाने का काम करता है। ये इसके पीछे का साइकोलॉजी ये होती है कि जब पैटर्न बन रहा होता है उस टाइम पे जो हमारा सेलर्स होते हैं वो पोजीशन क्रिएट करते हैं, वहां से स्टॉक में रिवर्सल लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये दो कैंडल पैटर्न होता है, जैसे कि कल पुलिस इनगल्फिंग होता है वैसे ये भी दो कैंडल पैटर्न होता है। ठीक है, ये होता है हमारा, ये वाला हमारा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ये जो हमारा क्या है, जैसे कि पुलिस इनगल्फिंग होता है वैसे ही बुलिश इनगल्फिंग होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है ये, और एक अप ट्रेंड के टाइम बनता है, यानी कि किसी स्टॉक में जब अप ट्रेंड चल रहा होता है, किसी स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा होता है वहां पे उस टाइम पे ये फॉर्म होता है और ये वहां से क्या करता है, रिवर्सल लाने का काम करता है। दो कैंडल वाला पैटर्न होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। सेलर्स में यहाँ पे सेलर्स एंट्री करते हैं मार्केट में, प्राइस को नीचे लेके आते हैं। कुछ इस टाइप का दिखता है हमारा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये होता है दो कैंडल वाला पैटर्न, ये एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, ये क्या करता है, कंप्लीटली प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लेता है। ये वाली जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनती है उसको ये इनगल्फ कर लेता है। ये वाला जो कैंडल बना है करंट डे में, वो वाला कैंडल प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर लेता है और ये क्या करता है, इससे प्राइस को डाउन लाने का ट्राई करता है, डाउन लेके आता है। ओके, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि प्रीवियस डे में कोई स्टॉक चल रहा था, ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुई, स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड चल रहा था। करंट डे पे क्या हुआ, आज के दिन उसमें ये वाली कैंडल बनी। ठीक है, करंट डे में ये वाली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ एंड देन काफ़ी अप ट्रेंड हो गया। अब सेलर्स वॉल्यूम हमको कंफर्म कर रही है कि प्राइस थोड़ा डाउन जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, और ये यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम बता रही है हमको। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होता है, इसके जो ओपनिंग जो होती है प्रीवियस कैंडल से ऊपर ओपन होता है। ओपन तो ऊपर होता है, मतलब इस जो कैंडल की क्लोजिंग थी, यानी कि ये वाला जो प्राइस था, ये वाला जो प्राइस था इसकी ऊपर ओपनिंग होती है, यानी इसकी ओपनिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, ये ओपनिंग होती है और ये डे के एंड, यानी कि जब डे एंड होता है, मार्केट क्लोज होने वाली होती है, क्लोज होते होते वो नीचे ला के क्लोज कर देता है प्राइस को, यहाँ पे ला के क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे ला के क्लोजिंग दे देता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक में जो सेलर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया है, अब चाबी उनके हाथ में, अब वो ट्राई करेंगे प्राइस को डाउन लाने की। प्राइस वहां से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि ये जो वन कैंडल पैटर्न सेकंड कैंडल पैटर्न से ज़्यादा, सेकंड कैंडल पैटर्न जो होते हैं वन कैंडल पैटर्न से ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो अच्छे से काम करते हैं, उनका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो भी अच्छा मिलता है हमें। ठीक है, तो बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल की तरह होता है, जैसे कि बुलिश कैंडल में ये इनगल्फ करता था डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड बनती थी, इनगल्फ करती थी, वैसे यहाँ पे अप ट्रेंड में होता है कि ये अप ट्रेंड में इनगल्फ करती है और प्राइस को डाउन लेके आती है। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लो। ये स्क्रीनशॉट ले लो। उसकी ओपनिंग क्या होती है, ऊपर साइड होती है, बट मार्केट जब डे एंड तक क्या बोलते हैं, नीचे ला के क्लोज कर देती है एंड देन ये कंफर्म कर देती है कि बियर्स जो सेलर्स हैं, बियर्स हैं, उन्होंने क्या करा है, अपने कंट्रोल कर लिया मार्केट को, प्राइस को डाउन ला रहे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया वही है, अप ट्रेंड होना चाहिए, उसमें क्या था, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हैमर बुलिश इनगल्फिंग बताया था, बस इसके अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट है, कलर मैटर करता है। उसमें फर्स्ट जो कैंडल थी उसका कलर ग्रीन होना चाहिए था, बट इसमें फर्स्ट कैंडल का कलर क्या बोलते हैं, रेड होना चाहिए। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। जो बुलिश इनगल्फिंग होती है उसमें फर्स्ट कैंडल का कलर रेड होगा। ठीक है, फर्स्ट कैंडल रेड होगी और जो ग्रीन कैंडल से, ग्रीन बुलिश कैंडल से इनगल्फ होगी। और बियरिश वाले जो पैटर्न है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में, उसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी
एंड जो सेकंड कैंडल जो कैंडल इनगल्फ कर रही है उसका कलर रेड होगा, ठीक है, ये याद रखना। स्टॉक में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। द कलर ऑफ द फर्स्ट कैंडल रिफ्लेक्ट द ट्रेंड, ये बताना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, जो कि एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए अप ट्रेंड के टाइम पे। ओके, अप ट्रेंड में बनेगा, याद रखना, और डाउन लाने का ट्राई करेगा, ठीक है। सेकंड डे क्या होना चाहिए, स्टॉक मार्केट ओपनिंग उसकी क्या होनी चाहिए, हायर, प्रीवियस डे से हायर ओपन होना चाहिए, और उसका क्लोज क्या होना चाहिए, मस्ट बी लोअर देन द प्रीवियस कैंडल, और इसका जो क्लोज है ना वो पिछली कैंडल से नीचे होना चाहिए। यानी कि जैसे कि इसमें समझो इसकी ओपनिंग हायर प्राइस पे हुई थी, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग क्या हुई है, लोअर प्राइस पे। तो यही बताना चाह रहा है कि इसकी ओपनिंग तो ऊपर प्राइस पे होना चाहिए पिछली कैंडल से, यानी कि पिछली वाली ग्रीन कैंडल से इसकी ओपनिंग ऊपर होनी चाहिए, बट क्लोजिंग क्या होना चाहिए, उसके नीचे, जो कंफर्म करेगा कि इसने इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है और ये प्राइस को नीचे ला सकता है, ठीक है। द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल, देखो मैंने कल बताया था कि यहाँ पे सिर्फ मैटर कोई चीज करती है, वो सिर्फ करती है कैंडल की बॉडी, उसकी शेडो मैटर नहीं करती। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसका ये वाला पार्ट, मैंने बताया था ये वाला पार्ट बॉडी वाला पार्ट होता है बस। तो ये इसमें इसकी विक से कोई लेना देना नहीं है, विक से कोई मतलब नहीं है, विक क्या करती है, विक कितनी लंबी बनी, यहाँ तक विको तो ये मैटर नहीं करती, मैटर करता है सिर्फ इसकी बॉडी। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल मस्ट बी कंप्लीटली इनगल्फ्ड बाय द सेकंड डे बॉडी, सेकंड जो कैंडल बन रही है वो फर्स्ट कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर ले, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्लियर करता हूँ और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये जाना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे होता है, लोकेशन क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहले बुलिश इनगल्फिंग की बात करेंगे, देन से उसके बाद बेयरिश इनगल्फिंग के। तो कल बताया था बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है, ग्रीन कैंडल इनगल्फ करती है रेड कैंडल को, क्योंकि बताया था डाउन ट्रेंड में बनती है, सॉरी कल बताया था ये डाउन ट्रेंड में बनती है बुलिश इनगल्फिंग में, ऐसे करके इनगल्फ करती है इसको, ठीक है। ये कैंडल का कलर ग्रीन होता है और इसका रेड होता है पिछली वाली कैंडल का, ठीक है। ग्रीन कैंडल इनगल्फ्स प्रीवियस स्मॉलर कैंडल, और लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन क्या है, डाउन ट्रेंड में बनेगी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बनती है, याद रखना। और ये क्या बोलते हैं, रिवर्सल देती है बुलिश वाला, यहाँ से रिवर्सल होता है बुलिश साइड में, ठीक है। अब बेयरिश इनगल्फिंग में क्या होता है, रेड कैंडल जो हमारी बनी है इनगल्फ करती है पिछली कैंडल, पिछली ग्रीन कैंडल को, और ये बनती कहाँ पे, हमारी अप ट्रेंड के टाइम पे बनती है, अपीयर्स एट द टॉप ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है। और ये क्या करती है, मार्केट को डाउन लाने का काम करती है, बियरिश रिवर्सल सिग्नल देती है, और यहाँ से प्राइस क्या होता है, फर्दर नीचे की तरफ मूव करता है, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। लोकेशन इसकी क्या होती है, ये डाउन ट्रेंड में बनता है। कलर और पैटर्न समझ में आ गया हो, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ करती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब इजीली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके देखेंगे, ठीक है, आधा आधा डिफरेंस इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं इमेज के थ्रू कि बुलिश इनगल्फिंग कैसे इनगल्फ करती है, कहाँ पे बनती है। ये हमारी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये डाउन ट्रेंड बनता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड का क्राइटेरिया कंफर्म। जो हमारी ग्रीन कैंडल है ये वाली, इसने रेड कैंडल को पूरा कंप्लीटली इनगल्फ करना चाहिए, इनगल्फ कर रही है, और यहाँ से पोटेंशियल अप ट्रेंड रिवर्सल आ गया, ठीक है। ये हमारी, अब हम देखते हैं इसका सेकंड व्यू, ये हमारा एक अप ट्रेंड है। अगर यहाँ से इस चीज को हम अगर अभी इग्नोर करें, इतनी कैंडल्स को इग्नोर करें, इतना को देखें, तो ये एक अप ट्रेंड है, इसमें ये अप ट्रेंड है, ये वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल को इनगल्फ किया है, इस वाली कैंडल को इनगल्फ किया ग्रीन कैंडल को, और ये उसके बाद एक अच्छा डाउन ट्रेंड इसमें आया है, ठीक है। तो ये रिवर्सल लाने का काम करती है, रिवर्सल पैटर्न होता है एक, बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग दोनों रिवर्सल पैटर्न होते हैं। बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है, एक बुलिश रिवर्सल होता है, बेयरिश इनगल्फिंग में बेयरिश रिवर्सल होता है, नाम से पता चल रहा है हमको कहाँ से रिवर्सल हो रहा है, ओके। अब ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले हम बेयरिश इनगल्फिंग देख लेते हैं कैसे बेयरिश इनगल्फिंग ट्रेड करना है और यहाँ के कौन कौन से टारगेट रखना है, कौन कौन सा स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो इसको ट्रेड करना है हमको, सिंपल ही तरीका है इसका ट्रेड करने का। ये हमें अब ट्रेंड के टाइम पे मिलेगा, ये हम पहले देख चुके हैं। अब ट्रेंड के टाइम मिलेगा, अब ट्रेंड ये ठीक है कंफर्म हो गया, अब ट्रेंड है। ओके, देन ये वाली कैंडल जो है रेड वाली, इसने इसको इनगल्फ किया है कंप्लीटली। ठीक है, तो हमें एंट्री कहाँ पे लेना, उसके या तो लो पे लेना है, डे लो पे, या फिर क्लोजिंग प्राइस के नीचे, बिलो दी क्लोजिंग प्राइस पे लेना है और अपना स्टॉप लॉस रख देना यहाँ पे। ठीक है, और टारगेट हम रिसेंट स्विंग लो का टारगेट रख देंगे, उसके बाद उसके बाद वाला रिसेंट स्विंग लो उसका टारगेट रख देंगे। तो यहाँ तक हमें ऐसे, अगर हम ऐसे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं और पैटर्न्स को देकर ट्रेड कर रहे हैं तो हमको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बहुत से लोग होते हैं जो इंडिकेटर्स बहुत पसंद होते हैं, जो इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं, अपने को चाहते कि जो वो ट्रेड ले रहे हैं उसका ऐसा ना जाए, वो अपनी प्रायोरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हमने RSI को लिया हुआ है। RSI एक सिंपल इंडिकेटर है। RSI मैंने बताया था, RSI अगर 60 के ऊपर होती है, ये 60 नहीं सॉरी 70 के ऊपर होती है, तो उसको हम ओवरबॉट जोन बोल देते हैं, ओवरबॉट जोन में। ठीक है, वहीं अगर RSI 30 के नीचे है, 30 के नीचे है तो उसको बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन में। तो यहाँ से क्या होता है, जब ओवरबॉट ओवर जोन सोल्ड जोन में पहुंच जाते हैं, वहां से रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई भी स्टॉक जितना ओवर सोल्ड ओवर बाउट हो गया तो वहां से रिवर्सल लेने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो याद रखना 70 से ऊपर ओवर बाउट, RSI 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट जोन में, और 30 से नीचे है तो वो ओवर सोल्ड जोन में है। ठीक है, और ये दोनों में क्या होता है, यहाँ से रिवर्सल लाने का काम करते हैं। अगर इसके ऊपर है या और इसके नीचे है तो वो रिवर्सल लाने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे RSI को हमने लिया हुआ है। RSI 70 के ऊपर चल रही थी, उसी टाइम पे क्या हुआ, जब RSI 70 के ऊपर चल रही थी, जब RSI 70 के ऊपर चल रही थी एट दैट टाइम, और एक अच्छा ट्रेंड हमें स्टॉक में दिख रहा था और RSI भी 70 के ऊपर चल रही थी, उसी टाइम पे यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन हमारी हो गई कि यहाँ पे अब ट्रेंड है, सेकंड बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, थर्ड यहाँ पे हमें RSI जो है वो 70 के ऊपर दिखाई दे रही। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे करंट में क्या चल रहा है, ये ओवरबाउट जोन में। अब यहाँ से क्या हो सकता है, पोटेंशियल रिवर्सल आने के चांसेस हैं। स्टॉक में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड हो चुका है, काफ़ी अच्छा मूव कर चुका है ऊपर की साइड। अब हो सकता है कि उस स्टॉक में अब क्या हो सकता है, डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा स्टॉक पॉज लेगा और डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजी पॉइंट। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं। अगर हम इस यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमें करना क्या है, इसके बिलो, इसके नीचे अपना हमें बाय की पोजीशन लगा लेनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देना है, और रिसेंट स्विंग लो का टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक है, ये हमारे ट्रेड इंडिकेटर्स के साथ। ठीक है, अब हम इसको, अगर हमें मान लो जैसे कि बताया रेजिस्टेंस के साथ मिलता है, जैसे कि कल बताया था कि अगर बुलिश इनगल्फिंग हमें सपोर्ट के साथ मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया। ऐसे ही अगर बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें रेजिस्टेंस के साथ मिलता है तो वो एक सोने पे सुहागा टाइप हो गया, कि एक तो रेजिस्टेंस है और ऊपर से हमें यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल गया है। ठीक है, तो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ये एक अच्छा ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, एट दैट टाइम हमको यहाँ पे क्या मिला है, एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न अपीयर हुआ है और हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर दिया और एक हमें अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड टारगेट हमारा, ये यहाँ पे एंट्री लेना है और ये हमें इतना टारगेट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, काम चल रहा है, सिर्फ हमें अपना रिस्क को मैनेज करना है। हमें रिस्क उतना ही लेना है जितना हम झेल सकते हैं, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है जितना नहीं ले पाए, कि हमें रात को नींद ना आए। हम चाहे ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे इंडेक्स में कर रहे हैं, चाहे क्रिप्टो में कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, हमें सिर्फ रिस्क उतना ही लेना है जितना कि हम बियर कर पाएँ। अगर बियर नहीं कर पाएंगे फिर वो हमारी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा, और हर्ट करेगा तो हम डिसीजन गलत लेंगे। अब गलत डिसीजन की वजह से क्या होता है, हम हमेशा लॉस ही करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है और रिस्क के उस ब्याह पे सब कुछ करना है। रिस्क को नहीं भूलना है कि रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना लेना है, उसके बिहाफ पे सब कुछ करना है।
ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मारुति सुजुकी का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे। ये मारुति सुजुकी में एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद अच्छा अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा डाउन ट्रेंड आया। ठीक है, और एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड हमें देखने को मिली यहाँ पे। ठीक है, अब लाइव एग्जांपल हम अपने चार्ट पे देखेंगे। यही था, कुछ था नहीं, मैं सोचा आज इतना ही कर देते हैं। पियर्सिंग पढ़ाना चाहता, पियर्सिंग पैटर्न पढ़ा देता, बट पियर्सिंग थोड़ा सा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, वो अच्छा है। अंकित भाई समझ में आ गया सब? कुछ कट टफ नहीं था, क्योंकि अगर कल बुलिश इनगल्फिंग समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा, कुछ भी ऐसा खास नहीं था इसमें। कल 2 पैटर्न कंप्लीट कर दूंगा, मैं सोच रहा हूँ पियर्सिंग पढ़ा दूंगा और एक कोई और पढ़ा दूंगा। हाँ ठीक है, ईएमए के साथ भी देखते हैं इसको हम। अब हमें ईएमए एक बात बताओ अंकित भाई, अगर आप सीख ही रहे तो ये बताओ कि यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे? ईएमए पे रेजिस्टेंस देखेंगे कि सपोर्ट देखेंगे? बताओ। ईएमए अगर हम इस ईएमए के साथ देख रहे हैं तो सपोर्ट को फाइंड करेंगे इसमें, बियरिश इनगल्फिंग में, या फिर रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे? माइक्रो, अगर आप माइक से बता दो तो माइक से बता दो। हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड करें, क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टॉक में बियरिशनेस देखना है तो हम रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करेंगे इसमें। ठीक है ठीक है। ग्लैक्स स्मिथ क्लाइन। ठीक है, अब हम अपने इंडिकेटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बियरिश इनगल्फिंग। ये में भी लगा लेते हैं अभी साथ साथ। नाइन EM में चेंज इट टू 200। पहले हम EMA के साथ भी देखेंगे, पहले ऐसे देख लेते हैं। ये देखो, इसका लाइव एग्जांपल ये है। ये देखो, ये एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, एंड देन ये वाली जो कैंडल बनी है हमारी, ये वाली, ये रेड कैंडल। ठीक है, ये वाली रेड कैंडल ने इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ किया हुआ है। ठीक है, ये वाली रेड कैंडल ने, एक मिनट एपी पिंग खोल लेता हूँ, उससे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली, इसने पूरी तरीके से इनगल्फ किया है, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा डाउन ट्रेंड आया है। ठीक है, तो ये पैटर्न काम किया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ये इन पैटर्न्स में ना, ये डबल कैंडल पैटर्न्स है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन ना भी हो तब भी चलेगा, बस रिस्क रिवॉर्ड की बात है यहाँ पे। ठीक है, कंफर्मेशन के देखो, मैं बताऊँ कंफर्मेशन, अब बता रहा हूँ। देखो, अगर कंफर्मेशन अपने लिए लेना है ना, तो ये देखो, अपने उसके लिए लेना है तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे करके, ये इसने इनगल्फ किया। नेक्स्ट कैंडल का जो देखो, ये देखो, इसकी कैंडल के हम स्ट्रेंथ देख के पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन कहीं ना कहीं दिया। अगर ये मान लो कि ऐसे ना बन के इस टाइप से बनी होती, ये जो ग्रीन कैंडल है ऐसे ना बन के ऐसे टाइप बनी होती, स्ट्रांग बनी होती अच्छे से, खूब अच्छे से स्ट्रांग तरीके से बनी होती, तो ये कंफर्मेशन देती कि ये काम नहीं करने वाला है। बट नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसकी स्ट्रेंथ बता रही कि कैंडल ने कंफर्म किया है। हाँ, वो स्लाइटली बियरिश है, कहीं ना कहीं बियरिश है। ठीक है, उसके बाद इसका क्लोजिंग नीचे, देन ये वाली कैंडल तो कंफर्म, हाँ ये भी कंफर्मेशन दे रहे हैं हमको।
एंड ये वाली कैंडल है, इसको इनगल्फ किया है, इस वाली कैंडल ने ये वाली को इनगल्फ किया है। देखो अभी जब आप सीखोगे ना पैटर्न्स को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेंथ नेक्स्ट कैंडल कंफर्म करेगी, आपको स्ट्रेंथ बताएगी कि कैंडल क्या काम कर रही है। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप कैंडल देख के ही बता पाओगे कि कैंडल क्या बोलना चाह रही है, वो क्या बता रही है हमें। सिर्फ इतना देखोगे आप, कैंडल की वॉल्यूम क्या है, उसकी बनी कैसे, वो देख के आप पता लगा लो कि इसमें स्ट्रेंथ है नहीं है, काम करेगा नहीं करेगा, वो देख के। अब यहाँ पे मान लो कि ये इस टाइप से बुलिश बनी होती कैंडल, बियरिश ना बन के, तो आपका माइंड में साइकोलॉजी बैठी होती कि यार ये तो काम नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी स्ट्रेंथ बता रही है रेड ग्रीन कैंडल की कि ये काम नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें बायर्स ने पहले सेलर्स ने ट्राई करा, बट बायर्स पिछली वाली कैंडल से यानी कि इस वाली कैंडल से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, ये ऐसे करके बनी होती एक ग्रीन कैंडल, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो ये कंफर्म कर देती कि पिछली वाली रेड कैंडल से अब जो ग्रीन कैंडल बनी है उसमें बायर्स ज़्यादा है। तो जहाँ पे बायर ज़्यादा, तो मेरे को पता है कि बायर ज़्यादा प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, वो नीचे लेके नहीं आएंगे, तो मैं अपनी पोजीशन नहीं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे। बट नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग बता रही है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका जो अपीयरेंस बता रही है कि यहाँ पे सेलर, यहाँ पे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे कि कैसी बायर्स ज़्यादा है सेलर ज़्यादा है। यहाँ पे मेरे की इसकी स्ट्रेंथ बता रही है कि यहाँ पे जो मेरी पोजीशन पिछली वाली कैंडल में बनी हुई है, वो मुझे बता रही है कि यहाँ पे मैं सही हूँ अपनी जगह पे। और यहाँ पे देखो, वन कैंडल पैटर्न कन्फर्मेशन ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे हम इतना वो नहीं ले सकते हैं। दो कैंडल पैटर्न है तो यहाँ पे पहली वाली कंफर्म कर रही है, सेकंड वाली कंफर्म कर ही रही है उसके साथ कहीं ना कहीं। बट आपको अगर कंफर्म करना है तो आप कैंडल नेक्स्ट कैंडल के, अब ये ना कि आप कौन किस टाइप के ट्रेडर हो, आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप लॉस कम लेना चाहते हो और आप तभी लेना चाहते हो, आपको रिस्क उतना ही लेना है जितना आपको रिवॉर्ड लेना है, तब आप करके क्या बोलते हैं उसकी अगली कैंडल से कंफर्म कर लो, नहीं तो उसकी अगली कैंडल से कंफर्म कर लो। बट ये ना कि मान लो अगर ये कैंडल काफ़ी, ये वाली कैंडल चलो इस दिन तो ग्रीन बनी है, ऐसी बनी है छोटी सी, और ये मान लो रेड बनी होती नीचे की साइड बहुत ज़्यादा बड़ी, एग्जांपल के लिए ऐसे बनी होती रेड कैंडल, ये ऐसे बनी होती, तो आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता, अब फिर यहाँ पे आपको बाय करना पड़ती, तो आप कंफर्मेशन के चक्कर में कहाँ पे आप करते हो, फिर आपका रिस्क ये हो जाता, आपको स्टॉप लॉस फिर भी यहीं पे रखना पड़ता और आपकी पोजीशन यहाँ पे होती, कहीं यहाँ पे आप बाय करते इसको, यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करते, ठीक है, और आपका रिस्क यहाँ पे रहता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते, बाय यहाँ पे करते, तो वो आपके रिस्क रिवॉर्ड को कहीं ना कहीं खराब कर देती। और यहाँ पे तो सारा गेम ही रिस्क रिवॉर्ड का है, ठीक है, आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आप कंफर्म नेक्स्ट कैंडल से करो तो अच्छी बात है, ना करो तो और अच्छी बात है। इसमें रिस्क भी कितना सा है, थोड़ा सा तो रिस्क ही है, उतना ही इतना कि इसका हाई है, यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल का रिस्क है, और टारगेट अगर आपको दो कैंडल का मिल जाता तब बहुत है, यहाँ तक अगर आपको टारगेट मिल जाता है इस कैंडल तक तो बहुत है, अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से देख रहे हो, ठीक है। और आपने कैंडल का रिस्क कितने पॉइंट का लिया, कैंडल कितने पॉइंट के, 61 पॉइंट की कैंडल है और आपने टारगेट लिया 61 पॉइंट का रिस्क लेके, और आप टारगेट ले रहे हो इसमें, 139 पॉइंट का मिल रहा है आपको, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो 1:2 तो इसमें यहीं पे मिल जाएगा, सेकंड थर्ड डे में मिल जाएगा, बट यहीं कहीं आपको ये स्कैंडल पे लेते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेकार हो जाता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है इन सारे दिनों का, जो इन दिनों का इंतज़ार करना पड़ता, तब जाके डाउन ट्रेंड आता, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं, एक यहाँ पे बनी है ये वाली ब्लू वाली, ये बनी है, ठीक है, स्लाइटली अप ट्रेंड, ठीक है, शॉर्ट टाइम में अप ट्रेंड, ये यहाँ पे ट्रेड, ये यहाँ तक, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो तो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा आपका, ऑलमोस्ट नहीं गया है, ठीक है, नहीं जाता है, और आपको टारगेट यहाँ तक मिल जाएगा। अब हम ईएमए के साथ देख लेते हैं, कोई अच्छा सा आप बता रहे थे एज अ रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करेंगे, वो देख लेते हैं। तो फ्लैट चल रहा है इसका ईएमए, कोई दूसरा स्टॉक उठा लेते हैं, सनोफी फार्मा, सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे ये
ये तो ये ग्लिच आई हुई है यहाँ पे। फ्रीक देखो कितनी बड़ी फ्रीक है, फ्रीक भी बहुत आती है पता है अंकित भाई। फ्रीक कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है फ्रीक का, पता है आपको फ्रीक क्या होती है? चलो बताऊंगा। इंडेक्स में मोस्टली अभी तो नहीं आ रही है खैर, उस टाइम था 2021 में बहुत फ्रीक आती थी। क्या होता था ना उसमें, ऐसा होता था प्राइस एकदम से ऐसा हाइक हो जाता था। मतलब अभी नॉर्मल कैंडल बन रही है, कैंडल बनते बनते इस टाइप की कैंडल कोई बन जाती थी बीच में, तो जितने भी लोगों के बायर सेलर्स के मतलब जिसने भी अपने पोजिशंस लगाई हुई होती ना, सबके ऐसे चले जाते थे एक बार में खटाखट खट 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 खट। और जिसको मतलब शॉर्ट, अच्छा क्रिप्टो मैंने खैर किया नहीं कभी, मेरे को नहीं पता उसका। बट अभी बीच में इंडेक्स में बहुत आती थी, जब न्यू रूल्स आए थे ना तब बहुत फ्रीक आती थी एकदम से। प्राइस प्रीमियम 200 वाला हो जाता था, 1000 2000। किसी ने 1 लाख लगाए तो उसके सीधे एक बार में 17-18 लाख रुपए बन जाते थे। और किसी ने 17-18 लाख रुपए की सेल करा हुआ तो उसके एक बार में चले जाते थे। फ्रीक बहुत आती थी उस टाइम पे। अभी हम ईएमए के साथ देख लेते हैं, कोई मिल नहीं रहा ट्रेड अच्छी। ग्लेनमार्क फार्मा, ये देखो, ये है एग्जांपल मस्त सा, ठीक है। ये वाली कैंडल को हम ले लेते हैं एज ईएमए के साथ, ठीक है। ये हमको अब ट्रेंड मिला यहाँ पे, क्लियर कर देता हूँ एक मिनट। ये यहाँ पे अब ट्रेंड मिला, ठीक है। एज अ डेली टाइम फ्रेम पे हमको ऑलमोस्ट 10-15 दिन का ट्रेंड मिला हमको। देन ईएमए पे 200 ईएमए पे हमको ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिला हमको, ठीक है। और ये अच्छे से काम भी किया है देखो। आप हमेशा मार्केट से ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपने यहाँ पे ये पोजीशन क्रिएट की हुई है तो स्टॉक मार्केट जो है क्या बोलते हैं ऐसे धड़ाम से गिरेगी। वो या तो ऐसे भी गिर सकती है, ऐसे भी गिर सकती है, और ऐसे भी गिर सकती है। जरूरी नहीं कि आपने जैसा एक्सपेक्ट किया है सब कुछ वैसा ही हो। बट आपको बस अपना रिस्क, अपना एसएल लगा के रखना है, स्ट्रिक्ट एसएल रखना है, अपनी पोजीशन पे बने रहना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया आपने पोजीशन निकाल दी, या फिर यहाँ पे इतना बड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आई तो आप डर गए और अपनी पोजीशन निकाल दी। बस अपना एसएल बना के रखना है, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी, ठीक है। स्ट्रिक्ट एसएल के साथ चलना है, अपनी पोजीशन को पहले नहीं निकालना है कभी भी, जब तक या तो आईएसएल जाएगा या फिर टारगेट मिलेगा, बात खत्म, ठीक है। इस एग्जांपल को देख लो, ईएमए ये हमारा 200 ईएमए है। यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग हमको पैटर्न दिखाई दिया है, यहाँ पे अपना एसएल रख देंगे, इसके नीचे बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा और यही 5 पॉइंट का लगभग होगा, और हमको टारगेट मिल जाएगा इसमें लगभग 35 पॉइंट का, 55 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कोई। देखो आप या कल ईएमए का देख लो, ईएमए का कितना अच्छा काम करता है। ईएमए एज अ रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो गया ना, 200 ईएमए गोल्डन ईएमए होता है, बहुत अच्छे से काम करता है। मार्केट रिस्पेक्ट भी करती है इसको, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ के, तो मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। देखो ये 200 ईएमए को ब्रेक करके आया, ट्राई करा ऊपर जाने का, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ट्राई पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ट्राई लिया, पुल बैक मारा, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ट्राई किया यहाँ पे आके, यहाँ पे एंड देन यहाँ से देखो कितना अच्छा, यहाँ पे ट्राई किया ऊपर जाने का, ब्रेक करने का नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, फिर पुल बैक लिया, ऊपर गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे धड़ाम धड़ाम धड़ाम, फिर नीचे आ गया। तो ये रिस्पेक्ट करता है मार्केट 200 ईएमए को, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, पावर ग्रिड। ये तो खैर ईएमए के नीचे ही चल रहा है, ईएमए के ऊपर ही चल रहा है, तो यहाँ पे तो मिलेगी नहीं बियरिश इनगल्फिंग। ऐसे नॉर्मल मिल सकता है, 200 ईएमए के साथ नहीं मिलेगा। बना भी नहीं है, कम ही बना है। ये देखो बहुत बनता है ये पैटर्न, और काम भी अच्छे से करता है देखो।
अगर डिस्क्रिशनरी कोई करना तो पैटर्न्स पे करे तो अच्छा पैसा कमा सकता है वो बंदा, सिर्फ पैटर्न्स को ट्रेड करके। ये अप ट्रेंड, स्लाइटली अप ट्रेंड, यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग, ये आपका टारगेट। ठीक है अंकित भाई, आप तो आप ढूंढ लोगे आराम से, है ना। मनीष भाई आप बोल नहीं रहे हो क्या बात? सब समझ में आ रहा मनीष भाई को? एंड करूँ अंकित भाई? ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है शायद, 11 बज चुके हैं। और कुछ ज़्यादा बड़ा भी था नहीं इसमें, कुछ समझने जैसा था नहीं। फिर कल जैसा बुलिश इनगल्फिंग था वैसे बियरिश इनगल्फिंग है, सेम एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट है। काम अपोजिट है, बस जहाँ लोकेशन अपोजिट है और कलर अपोजिट है, बस बाकी सब कुछ वही है। अब बस आज एक दो पैटर्न और रह गए पियर्सिंग वगैरह, फिर उसके बाद थर्ड कैंडल पैटर्न एंड देन फिर साइकोलॉजी वाले क्लासेस होंगे, एक दो तीन चार पाँच। हाँ शॉर्ट सेलिंग इक्विटी में नहीं होती है, मतलब आप वैसे करके नहीं कर सकते, या तो इंडेक्स में आप शॉर्ट सेल करो। हाँ बट वैसे आप सेल नहीं कर सकते थे वहाँ पे, जैसे नॉर्मल आपने पीएनबी का बाय किया वो तो बाय हो गया, आपने लॉन्ग कर दिया। वैसे अगर आप सेल करना चाहते हो आप नहीं कर सकते, शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट सेलिंग अलाउ नहीं किए। आप शॉर्ट सेलिंग करना है तो आपको इंडेक्स चूज कीजिए, आप क्रिप्टो में कर सकते हो या फिर फ्यूचर में करो, स्वैप्स में करो, डेरिवेटिव्स में करो, इन सब में कर सकते हो, बट आप ऐसे इक्विटी में शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। सेलिंग करना थोड़ी सा टफ है बाइंग के कंपैरिजन में। हम्म। बट आप कहोगे मैं इसको करूँ क्या जब मैं ट्रेड ही नहीं ले सकता, जब मैं सेल ही नहीं कर सकता, है ना। एक्चुअली मैं बताऊं, सुनो सुनो, सेलिंग देखो मार्केट ऊपर जाने में ना थोड़ा सा स्ट्रगल फास्ट करती है, बट जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, जब गिरती है ना तो बहुत फास्ट गिरती है, तो लोग प्रेफर ही करते हैं सेलिंग करना। बट आप सेलिंग पैटर्न में अगर करना है, इन पैटर्न्स के बिहाफ पे करना है तो आप इंडेक्स में करो। ऐसा नहीं कि निफ्टी में या फिर कहीं बनते नहीं है, ये एक जगह बना है तो हर जगह बनेगा, किसी के लिए लिखित रूल नहीं है कि इस स्टॉक में बना है। इंडेक्स में बनते हैं और ये हर टाइम फ्रेम पे बनते हैं, दिखाओ देखो, ये हमारे इंडेक्स है निफ्टी 50, यहाँ पे भी बने हैं देखो। हाँ सारे ये देखो ये तो यहीं पे बनी है, और ये हर टाइम फ्रेम पे मिलेंगे आपको। मतलब पढ़ाना जरूरी इसलिए था क्योंकि करते हैं ना सेलर जो होते हैं, सेलर लोग करते हैं इंडेक्स। अब आप जैसे कि मान लो कि इन पैटर्न्स के भी आप पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आज ही देख लो ये यहाँ पे बना था डाउन ट्रेंड में, देखो ये हैमर बनी यहाँ पे, ये इंडेक्स है, ठीक है, आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो, ये सबको भी गोली मारो, एग्जांपल निफ्टी का ये देखो पैटर्न का, ठीक है, ये देखो हैमर बनी है, ये वाली, ये हैमर बनी है निफ्टी में, ठीक है, यहाँ पे आप निफ्टी का कॉल बाय करोगे, यहाँ पे आप कॉल बाय करोगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दो और फिर आप टारगेट देखो कितना अच्छा टारगेट मिला है आपको। हाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिली है यहाँ पे, तो सारे पैटर्न हर जगह मिल जाएंगे आपको। आप सेल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ, आज इनगल्फिंग ही दिखाता हूँ इन निफ्टी के चार्ट पे कहीं पे।
देखो इनवर्स हैमर, ये कल मैंने क्या पढ़ाया था, शूटिंग स्टार पढ़ाया था कल। ये देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, ये हमको बियरिश सिग्नल देता है, कल बताया था मैंने, ठीक है। और डाउन ट्रेंड लेके आता है, तो अगर यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे अच्छा पैसा कमाएंगे। देखो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिली है हमें, यहाँ से देखो ये। और इंडेक्स में पता है ये पैसा अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड मिलेगी ना, तो अगर आपने एग्जांपल ले लो, प्रीमियम खरीदा था 100 रुपये पे, तो यहाँ पे आके वो 300 हो जाएगा। ऑप्शन में पैसा बहुत तेज बढ़ता है, और अगर मोमेंटम फास्ट हो ना तो बहुत तेज बढ़ता है। सब डिपेंड करता है मोमेंटम बिक्स क्या चल रही है। पैटर्न्स आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो और आपको हर जगह मिलेंगे, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं कि इक्विटी में ही मिलेंगे या कहीं भी, हर जगह मिलेंगे आपको। क्रिप्टो हो चाहे वो डेरिवेटिव्स हो कमोडिटीज हो कुछ भी हो, हर जगह मिलेंगे। ये देखो शूटिंग स्टार कितना अच्छे से काम किया है। यहाँ पे ये हैमर देखो, सपोर्ट टाइम पे ये सपोर्ट था, सपोर्ट जोन था, और ये कितनी अच्छी हैमर बनी है। ये देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यहाँ से देखो इतने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड। मॉर्निंग स्टार, आप देखो सब मिलेगा आपको। सेल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इंडेक्स में ट्रेड करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअली जो पहले होता था ना लाइक लिखित वाला, मतलब अभी तो खैर डीमैट आ गए हैं, पहले होता था वैसे वाले डीमटेरियलाइज्ड वाले नहीं होते थे, तब उस टाइम पे शॉर्ट सेल हो जाता था, तब वहाँ पे सेलिंग हो जाती, बट अब बंद कर दी है, इधर नहीं होती है। नहीं एक्चुअली उनके पास फंड नहीं बचता था, होता क्या था ना शॉर्ट सेल मतलब सेल कर देते थे। सेलिंग में ये होता है कि आपने जो प्रीमियम पे करा है आप उतना तो लूज करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ आप कैपिटल भी लूज करोगे जितनी आपके अकाउंट में, उसके साथ साथ आपका अकाउंट माइनस में भी हो सकता है सेलिंग में, अगर आपने पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं की टाइम से पहले तो। और उसके बाद भी अगर आपने सेल करा है, ठीक है, और आपकी पोजीशन उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, मार्केट बंद, मतलब टाइमिंग है कि आपको 3:15 तक कर 3:25 तक करना है, और आपके नहीं तो आपको फाइन भी पड़ता है सेलिंग में। बैंक में ये होता है कि पोजीशन आपका ब्रोकर खुद एग्जीक्यूट कर देता है अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड ली है, वहाँ पे आपको फिर वो पैसा जो भी आपको प्रॉफिट लॉस होता है वो फंड में जाता है उनके, ईपीएफओ ऐसे कुछ बोलते हैं शायद। ईपीएफओ में पैसा चला जाता है आपका, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो मान लो, तो वो थोड़ा रिस्की रहती है सेलिंग न्यू बिगिनर के लिए, बट सेलिंग में पैसा बहुत बनता है। बाइंग में क्या होता है ना उसको मोमेंटम चाहिए, मतलब कोई भी बंदा ट्रेड कर रहा है उसको चाहिए कि मार्केट मूव कर रहे तब पैसा बनता है, बट सेलर्स बंदा जो सेलिंग कर रहा है वो पैसा कमाता है मार्केट ना मूव करे, वो चाहता है कि मार्केट कहीं ना जाए यहीं रुकी रहे, बट उसके लिए फंड बहुत चाहिए, 17-18 लाख रुपए चाहिए आपको अगर 2-4 लॉट से करना है अच्छे से तो। एक लॉट में 1.5-2 लाख रुपए लगता है, और मेरे समझ में भी नहीं आती सेलिंग। एक्चुअली मेरी आदत है ना कि मेरे को क्विक पैसा चाहिए फास्ट, तो मैं तो भैया करता नहीं हूँ सेलिंग, मेरे को प्रीमियम नहीं चाहिए। हाँ मिल, हाँ हाँ मिलना ही मिलना है। अब से सेफ होता इसलिए क्योंकि वो है ना मार्केट अभी बिक्स डाउन चल रही है, अब ये बिक्स बढ़ जाए तो उनको बहुत दिक्कत होती है सेलर्स लोग को। अभी बिक्स चल रही है 11 पे, ये बिक्स पहुंच जाए 25-30 के आसपास तो बहुत तेज तेज फास्ट मोमेंटम होता है, मोमेंटम में सेलर्स का कोई काम नहीं होता, वो बहुत जल्दी पोजीशन लूज करते हैं। अभी तो सेलर्स का टाइम चल रहा है, सेलर्स पैसा कमा रहे हैं। सेलिंग के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट में, कम से कम 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो तभी बंदा सेलिंग कर सकता है।